इश्क का जुनून। चैप्टर 58 जलन की शुरुआत। राठौड़ ग्रुप। सानाया मीटिंग खत्म करके बाहर निकली। उसके साथ उसके पिता और कुछ बिजनेस पार्टनर भी थे। तभी रिसेप्शन पर खड़ी दो कर्मचारी आपस में बातें कर रही थीं। नई लड़की पीहू बहुत अच्छी है। हाँ, सबकी मदद कर देती है और काम भी जल्दी सीख रही है। सानाया ने यह सुन लिया। उसने बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। पहले दिन से ही तारीफ। देखते हैं कब तक। उधर पीहू फाइल लेकर भाग रही थी। अचानक उसका पैर कुर्सी से टकराया। अरे राम! फाइलें फिर से हवा में उड़ गईं। पूरे कॉरिडोर में कागज फैल गए। पीहू ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। हे भगवान! आज फिर कांड हो गया। पास बैठे कर्मचारी हंस पड़े। एक अंकल बोले, बेटा, आज 5वीं बार। पीहू मासूमियत से बोली, सिर्फ 5? मुझे तो लगा ज्यादा हो गए। सब जोर से हंस पड़े। तभी युवान ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में बिखरे कागज देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सभी कर्मचारी तुरंत अपनी अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ गए। पीहू ने पहली बार ऑफिस में युवान को देखा। उसका गला सूख गया। वह धीरे धीरे नीचे झुककर कागज समेटने लगी। युवान उसके सामने आकर रुका। कुछ सेकंड तक उसने बिखरे कागज देखे। फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, ऑफिस खेल का मैदान नहीं है। अगली बार ध्यान रखना। जी सॉरी सर। युवान बिना एक शब्द और बोले आगे बढ़ गया। पीहू ने राहत की सांस ली। बच गई। पास बैठी कर्मचारी मुस्कुराकर बोली, आज पहली बार सर ने सिर्फ समझाया है। वरना? पीहू ने तुरंत पूछा। वरना पूरे ऑफिस की हवा टाइट हो जाती। पीहू ने मन ही मन कहा, हे भगवान! अच्छा हुआ ज्यादा नहीं बोले। दूसरी तरफ सानाया यह सब देख रही थी। उसने सोचा था, युवान नई लड़की को डांटेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी देकर बात खत्म कर दी। यह बात भी उसे खटक गई। अजीब है, राठौड़ भाई आज इतने शांत क्यों थे? उसे नहीं पता था कि इस घर में पीहू अब मेहमान नहीं, परिवार जैसी बन चुकी थी। और दूसरी तरफ जयपुर में विहान की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी घड़ी देखी। कल सुबह वापस घर। उसे खुद भी पता नहीं था कि ऑफिस लौटते ही उसे सबसे पहले किसकी आवाज सुनाई देने वाली है। अरे विवेक। चैप्टर 59 वापसी और एक नया तूफान। अगली सुबह राठौड़ ग्रुप। पीहू आज समय से आधा घंटा पहले ही ऑफिस पहुंच गई। उसने अपनी मेज साफ की, पेन सीधी लाइन में रखे, फाइलें बराबर लगाईं। फिर खुद से बोली, आज कोई कांड नहीं होगा। पास बैठी कर्मचारी हंस पड़ी। पीहू, ये डायलॉग तुम रोज बोलती हो। पीहू ने गर्व से कहा, लेकिन आज सच में नहीं होगा। उसी समय बाहर एक काली कार आकर रुकी। विहान वापस आ चुका था। वह सीधे बेसमेंट से प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया ताकि कोई उसे परेशान न करे। दूसरी तरफ पीहू हाथ में चाय के 2 पेपर कप लिए चल रही थी। एक अपने लिए, एक उस दोस्त के लिए। वह बड़बड़ा रही थी, पता नहीं विवेक आया भी होगा या नहीं।
अगर नहीं आया तो दोनों चाय मुझे ही पीनी पड़ेगी। उधर विहान अपने केबिन में पहुंचा। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा। तभी इंटरकॉम बजा। सर, मिस सानाया आपसे मिलने आई हैं। विहान ने बिना भाव बदले कहा। 5 मिनट बाद भेजो। जी सर। कॉरिडोर में पीहू इधर उधर विवेक को ढूंढ रही थी। तभी एक कर्मचारी ने कहा, वो शायद ऊपर गए हैं। अच्छा। पीहू मुस्कुराई। मैं यहीं इंतजार कर लेती हूं। कुछ देर बाद सानाया विहान के केबिन में दाखिल हुई। हाय विहान। हेलो। विहान ने औपचारिक अंदाज में जवाब दिया। सानाया मुस्कुराई। तुम लौट आए? हाँ, मैंने सोचा आज साथ में लंच करेंगे। विहान ने फाइल पर नजर रखते हुए कहा। आज नहीं, बहुत काम है। सानाया का चेहरा उतर गया। तुम्हें हमेशा काम ही रहता है। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर पीहू दोनों कप संभालते हुए बुदबुदा रही थी। ये विवेक भी ना 2 मिनट बोलकर गया होगा, अब तक नहीं आया। वह बिना देखे आगे बढ़ी और एक कर्मचारी से टकरा गई। चाय छलक गई। अरे! पीहू ने तुरंत कप बचा लिए। चाय बच गई, मतलब पैसे बच गए। कर्मचारी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दूर शीशे के पार विहान ने यह नजारा देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सानाया ने पहली बार विहान के चेहरे पर वह मुस्कान देखी। वह चौंक गई। उसने तुरंत मुड़कर शीशे के बाहर देखा। वहां एक साधारण सी लड़की हाथ में चाय पकड़े खुद ही अपनी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। सानाया की आंखें सिकुड़ गईं। ये वही लड़की है। और विहान इसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में पहली बार पीहू के लिए असली जलन जन्म ले चुकी थी। चैप्टर 60 विवेक कहाँ है? सानाया केबिन से बाहर निकली। जाते जाते उसकी नजर फिर पीहू पर पड़ी। पीहू अभी भी दोनों हाथों में चाय के कप पकड़े इधर उधर देख रही थी। वह धीरे से बड़बड़ाई, ये विवेक भी ना, चाय ठंडी हो जाएगी। सानाया ने भौहें सिकोड़ लीं। विवेक, ये किसे ढूंढ रही है? लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कुछ देर बाद विहान अपने केबिन से निकला। उसने जानबूझकर प्राइवेट कॉरिडोर की बजाय पीछे वाले रास्ते से आना चुना। जैसे ही पीहू ने उसे देखा, उसका चेहरा खिल उठा। अरे विवेक! वह लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। तुम कहाँ थे? देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई थी। उसने एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। विहान ने कप लिया। थैंक यू। पीहू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चाय के 30 रुपए हुए। विहान ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उधार में लिख लो। पीहू ने तुरंत अपने छोटे से पॉकेट नोटबुक में कुछ लिखने का नाटक किया। ठीक है विवेक, बाकी उधार 30 रुपए। विहान ने नोटबुक की तरफ देखा। सच में हिसाब रखती हो? एक एक पैसे का। भगवान भी अगर मुझसे 10 रुपए उधार लें तो उनसे भी वापस ले लूं। विहान के होठों पर फिर मुस्कान आ गई। उसी समय दूर खड़ी सानाया यह सब देख रही थी। वह हैरान थी। विहान, जो ऑफिस में किसी से ज्यादा बात तक नहीं करता, आज एक लड़की के साथ खड़ा चाय पी रहा था।
उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने मन में ठान लिया, पहले पता लगाऊंगी ये लड़की है कौन। शाम, राठौड़ मेंशन। युवान ऑफिस से लौटा। आज उसका मूड पहले से शांत था। इरा हमेशा की तरह उसके लिए कॉफी लेकर आई। आपकी ब्लैक कॉफी। युवान ने कप लिया। थैंक यू। इरा मुड़ने लगी। तभी युवान ने उसे आवाज दी। इरा। वह रुक गई। जी। कल रात मल्होत्रा ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? इरा ने धीरे से सिर हिलाया। जी। और? युवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस बार ड्रेस तुम अपनी पसंद की पहनना। इरा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहली बार युवान ने उसकी पसंद पूछे बिना उसी की पसंद को अहमियत दी थी। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उसी पार्टी में सानाया की नजर एक बार फिर इरा पर भी पड़ेगी और उसके मन में एक नई चाल जन्म लेगी। इश्क का जुनून। चैप्टर 61। पार्टी की तैयारी। अगले दिन राठौड़ मेंशन। पूरे घर में हलचल थी। शाम को मल्होत्रा ग्रुप की ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी थी। युवान नीचे आया। उसने एक नजर सब पर डाली। हम 7 बजे निकलेंगे, कोई लेट नहीं होगा। जी। सबने एक साथ जवाब दिया। ऊपर अपने कमरे में इरा अलमारी के सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी आराध्या अंदर आई। भाभी, आज तो आपको सबसे सुंदर लगना पड़ेगा। क्यों? इरा ने मासूमियत से पूछा। आराध्या मुस्कुराई। क्योंकि भैया ने पहली बार खुद कहा है कि अपनी पसंद की ड्रेस पहनना। इसका मतलब वो नोटिस भी करेंगे। इरा के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उधर पीहू अपने कमरे में अलमारी खोलकर बैठी थी। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 अच्छे सूट थे। वह दोनों को देखकर परेशान हो गई। अगर मुझे भी साथ जाना पड़ा तो? नहीं, इतने बड़े लोगों की पार्टी में मैं क्या करूंगी? उसी समय युवान की मां अंदर आईं। क्या सोच रही हो? आंटी, मैं घर पर ही रह जाऊं। मां मुस्कुराईं। क्यों? वहां सब बड़े लोग होंगे और मेरे पास पहनने के लिए। वह चुप हो गई। युवान की मां सब समझ गईं। उन्होंने अलमारी से एक सुंदर हल्के गुलाबी रंग का सूट निकाला। ये पहन लेना। पीहू घबरा गई। नहीं, नहीं, ये बहुत महंगा होगा, मैं खराब कर दूंगी। मां हंस पड़ी। तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूं, बेच नहीं रही। पीहू ने धीरे से सूट हाथ में लिया। सच में पहन सकती हूं? बिल्कुल। वह खुशी से मां के गले लग गई। थैंक यू। उधर मल्होत्रा हाउस। सानाया आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त ने पूछा, आज इतनी तैयारी क्यों? सानाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मैं सिर्फ पार्टी अटेंड नहीं कर रही, आज मैं देखूंगी राठौड़ परिवार में कौन मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे पूरा यकीन था, आज की रात किसी की जिंदगी बदलने वाली है। चैप्टर 62। एक शाम। कई नजरें। शाम के 7 बजे। राठौड़ मेंशन। युवान ब्लैक 3 पीस सूट में हमेशा की तरह रौबदार लग रहा था। उसने अपनी घड़ी पहनी और सीढ़ियों की तरफ देखा।
सब तैयार हैं? जी भैया, आराध्या ने जवाब दिया। तभी सीढ़ियों से इरा नीचे उतरने लगी। आज उसने अपनी पसंद की रॉयल ब्लू सिल्क साड़ी पहनी थी। बाल हल्के से खुले थे, कानों में छोटे से डायमंड ईयररिंग्स, गले में सिर्फ मंगलसूत्र और मांग में हल्का सा सिंदूर। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। युवान की नजर अनायास उसी पर टिक गई। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। इरा ने उसकी नजर महसूस की तो हल्का सा घबरा गई। मैं ठीक लग रही हूं? युवान ने अपनी नजर हटाई और शांत स्वर में बोला, चलो। लेकिन उसके होठों के कोने पर आई हल्की सी मुस्कान इरा से छिप नहीं सकी। आराध्या ने धीरे से पीहू के कान में कहा, देखा? भैया ने कुछ नहीं कहा। मतलब भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। पीहू फुसफुसाई, ये भी कोई तरीका है तारीफ करने का? दोनों हंसी रोकने लगीं। कुछ देर बाद सब लोग मल्होत्रा ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी में पहुंचे। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति, मीडिया और शहर के जाने माने लोग वहां मौजूद थे। जैसे ही राठौड़ परिवार अंदर आया, कई लोगों की नजर उनकी तरफ उठ गई। सानाया दूर से ही उन्हें देख रही थी, लेकिन उसकी नजर सबसे ज्यादा विहान को ढूंढ रही थी। वह तुरंत अपने पिता के पास गई। डैड, विहान नहीं आए? उसके पिता ने कहा। आ रहे होंगे, उनकी फ्लाइट देर से पहुंची है। सानाया ने राहत की सांस ली। इधर पीहू पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। वह इरा के पास खड़ी होकर धीरे से बोली, इतने बड़े बड़े झूमर, अगर इनमें से एक भी बेच दें तो मेरी 10 साल की सैलरी निकल आए। इरा हंसी रोकते हुए बोली, पीहू धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सुन ले, मैंने झूठ थोड़ी कहा है। उसी समय हॉल के मुख्य दरवाजे खुले। सभी की नजर उधर चली गई। ब्लैक सूट पहने, हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए विहान अंदर आया। पूरे हॉल में कई लोग उससे हाथ मिलाने आगे बढ़े। पीहू ने दूर से यह सब देखा और हैरानी से बोली, अरे, ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त विवेक जैसा दिखता है। इरा ने उसकी तरफ देखा। कौन विवेक? पीहू कुछ कह पाती, उससे पहले विहान की नजर भीड़ के बीच खड़ी पीहू पर पड़ी। दोनों की नजरें मिलीं और विहान के चेहरे पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन पीहू अभी भी यह समझ रही थी कि शायद उसने किसी बड़े अफसर को अपने दोस्त जैसा समझ लिया है। चैप्टर 63 सच। बस एक कदम दूर, मल्होत्रा ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी। पीहू अभी भी उस लड़के को देखे जा रही थी। उसने अपनी आंखें मल लीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक यहां? इरा ने पूछा। किसे देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कोई मेरे ऑफिस वाला है। उधर विहान को चारों तरफ से बड़े बड़े बिजनेसमैन घेर चुके थे। वेलकम मिस्टर विहान राठौड़। कैसा रहा जयपुर प्रोजेक्ट? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? विहान बस औपचारिक जवाब देता रहा। दूर खड़ी पीहू की आंखें गोल हो गईं। अरे, ये तो सब इनको जानते हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा अफसर है। उसने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, मेरा दोस्त तो नहीं निकला।
उसी समय एक वेटर ट्रे लेकर गुजरा। पीहू ने बिना पूछे 2 जूस उठा लिए, एक खुद के लिए, एक इरा के लिए। वह मुड़ी ही थी कि सामने से कोई आ गया। धड़ाम! जूस का आधा हिस्सा सामने वाले के कोट पर गिर गया। हाय दैया! पीहू का चेहरा उड़ गया। सॉरी। उसने ऊपर देखा और जम गई। सामने विहान खड़ा था। उसने तुरंत अपनी बात बदल दी। सर। विहान ने शांत नजर से अपने कोट की तरफ देखा, फिर पीहू की घबराई हुई शक्ल देखी। कोई बात नहीं। पीहू ने तुरंत अपना रुमाल निकाल लिया। रुकिए, मैं साफ कर देती हूं। वह जल्दी जल्दी कोट साफ करने लगी। इतनी जल्दी में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पूरा हॉल उन्हें देख रहा है। सानाया ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। वह तेज कदमों से वहां पहुंची। पीहू घबराकर पीछे हटी। जी मैम, सानाया ने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके कोट पर जूस गिरा रही हो? पीहू ने मासूमियत से सिर हिला दिया। नहीं, सानाया ने ताना मारते हुए कहा। ये राठौड़ ग्रुप के डायरेक्टर हैं, मिस्टर विहान राठौड़। पीहू की आंखें फैल गईं। क्या? उसने धीरे धीरे विहान की तरफ देखा, फिर खुद से बोली, नहीं, मेरे विवेक का नाम तो। विहान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चेतावनी थी, जैसे कह रहा हो, अभी नहीं। पीहू चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसका दोस्त विवेक आखिर इस बड़े आदमी से इतना मिलता जुलता क्यों है। और विहान अब भी अपने राज को छिपाए खड़ा था। दूर खड़ी सानाया ने दोनों के बीच की उस एक नजर को देख लिया। उसके मन में पहला शक पैदा हो चुका था। इन दोनों के बीच कुछ तो है। राइटिंग। इश्क का जुनून। चैप्टर 64। एक अनकहा राज। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पीहू अब भी हैरानी से विहान को देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये बिल्कुल विवेक जैसा क्यों दिखता है। विहान ने बिना कोई भाव दिखाए अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। मिस पीहू नई हैं, इनसे गलती हो गई, इस बात को यहीं खत्म करो। जी सर। सब लोग अपनी अपनी बातों में लग गए। पीहू धीरे धीरे पीछे हट गई। वह सीधा इरा के पास पहुंची। इरा, एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारे मतलब विहान सर का कोई जुड़वा भाई है क्या? इरा चौंक गई। क्या? नहीं तो क्यों? पीहू तुरंत संभल गई। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। इरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर सानाया विहान के पास आई। विहान, उस लड़की को तुम जानते हो? ऑफिस की नई कर्मचारी है। बस इतना? विहान ने उसकी तरफ देखा। हाँ। सानाया ने उसके चेहरे को गौर से देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। स्टेज पर एंकर की आवाज गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आज की शाम के चीफ गेस्ट मिस्टर युवान राठौड़ से कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। युवान स्टेज पर पहुंचा। उसने छोटा सा प्रभावशाली भाषण दिया। न कोई बेवजह की बातें, न दिखावा, सिर्फ काम, भरोसा और ईमानदारी की बात।
उसके उतरते ही फिर तालियां बस उठीं। पीहू ने धीरे से इरा से कहा, तुम्हारे पति तो सच में फिल्म वाले हीरो जैसे हैं। इरा मुस्कुराई, घर पर इतने भी नहीं हैं। अच्छा, घर पर तो और ज्यादा डर लगता है उनसे। दोनों धीरे से हंस पड़ी। युवान स्टेज से उतर रहा था। तभी उसकी नजर इरा पर पड़ी। वह हंस रही थी। कई दिनों बाद इतनी खुलकर। युवान कुछ पल वहीं रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, इसकी ये मुस्कान ऐसे ही रहनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पहले जैसा गंभीर हो गया। दूर खड़ी सानाया यह सब देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, राठौड़ परिवार में हर रिश्ता उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। और कहीं न कहीं पीहू का इस परिवार से जुड़ना आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला था। बताबा जरिर कैसी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। चैप्टर 65 छोटी सी परवाह। रात, पार्टी खत्म हो चुकी थी। राठौड़ परिवार वापस मेंशन लौट आया। युवान हमेशा की तरह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। इरा भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंची। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपने भारी झुमके उतारे, कंगन उतारे। फिर आईने के सामने खड़ी होकर बालों में लगी पिन निकालने लगी। लेकिन एक पिन बार बार बालों में उलझ रही थी। उफ! इरा ने हल्का सा मुंह बनाया। आज तो कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा। युवान अलमारी से अपनी शर्ट निकाल रहा था। उसकी नजर आईने में इरा पर पड़ी। कुछ पल वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर बोला, रुको। इरा पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। युवान उसके पास आया। सिर थोड़ा नीचे करो। इरा ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। युवान ने बहुत सावधानी से उसके बालों में उलझी पिन निकाल दी, एक भी बाल खींचे बिना। हो गया? इरा ने हैरानी से पिन को देखा। मैं 5 मिनट से कोशिश कर रही थी और आपने 1 मिनट में निकाल दी। युवान ने हल्के स्वर में कहा, जोर लगाने से हर चीज नहीं खुलती। कभी कभी तरीका बदलना पड़ता है। इरा मुस्कुरा दी। जी। कुछ पल दोनों की नजरें आईने में मिलीं। फिर युवान ने धीरे से कहा, वैसे आज की साड़ी। इरा का दिल जोर से धड़कने लगा। जी, तुम पर अच्छी लग रही थी। बस इतना कहकर वह मुड़ गया। इरा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवान ने पहली बार उसके पहनावे की तारीफ की थी। उसने धीरे से आईने में खुद को देखा और उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उधर युवान बालकनी में खड़ा रात का आसमान देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब ये मुस्कुराती है तो घर पहले से ज्यादा शांत लगता है। उसे अभी भी अपने जज्बातों का नाम नहीं पता था, लेकिन यह जरूर समझ आने लगा था कि इरा अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रह गई है। चैप्टर 66 रिया की वापसी। अगली सुबह राठौड़ मेंशन में सब नाश्ता कर रहे थे। युवान अखबार पढ़ रहा था। इरा चुपचाप सबको नाश्ता परोस रही थी। तभी मुख्य दरवाजे से एक तेज आवाज आई, आंटी। युवान की मां मुस्कुराईं। अरे रिया। रिया तेजी से अंदर आई और सबसे मिली। कैसी है आंटी? बहुत दिनों बाद आई हो। काम में बिजी थी। रिया की नजर अचानक इरा पर पड़ी।
उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से मुस्कुराकर कहा, हाँ इरा। इरा ने भी विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते। रिया बैठ गई। वह सबसे हंस बोल रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर इरा पर ही टिक जाती। यही है जिसने इस घर में अपनी जगह बना ली, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। तभी इरा चाय लेकर आई। जैसे ही उसने रिया की तरफ कप बढ़ाया, रिया ने जानबूझकर अपना मोबाइल उठाया। कप उसके हाथ से टकराया। थोड़ी सी चाय रिया के दुपट्टे पर गिर गई। ओह! रिया तुरंत खड़ी हो गई। इरा, जरा संभल कर। इरा घबरा गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, जानबूझकर नहीं हुआ। रिया कुछ कहती, उससे पहले युवान ने पूरा दृश्य देख लिया था। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, गलती इरा की नहीं थी। रिया चुप हो गई। युवान आगे बोला, मैंने देखा, मोबाइल तुमने अचानक उठाया था। पूरा हॉल शांत हो गया। रिया ने तुरंत बात संभाली, अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। इतनी सी बात है। युवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अखबार पढ़ने लगा। लेकिन रिया समझ गई, अब युवान पहले जैसा नहीं रहा। वह हर बात ध्यान से देखता है। रिया ऊपर अपने गेस्ट रूम की तरफ जा रही थी। उसने मुड़कर नीचे खड़ी इरा को देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन कहा, आज तो बच गई, लेकिन अब खेल शुरू होगा। इरा नीचे। इरा को अभी भी समझ नहीं आया था कि रिया ने जो किया वह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। इश्क का जुनून। चैप्टर 66, बिन बुलाया मेहमान। सुबह राठौड़ मेंशन। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। इरा किचन से चाय लेकर बाहर ही आ रही थी कि तभी डिंग डोंग। नौकर ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी रिया। महंगे कपड़े, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी चालाकी। जैसे ही उसकी नजर इरा पर पड़ी, वह जोर से हंस दी। अरे वाह इरा, तू तो अपनी बहन को भूल ही गई। इरा के चेहरे का रंग उड़ गया। र रिया। रिया बिना बुलाए अंदर चली आई। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो गई? मैं अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकती? युवान की मां ने रिया को पहचान लिया। उन्हें इरा ने अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया था। वह शांत स्वर में बोली, आओ बैठो। रिया सोफे पर ऐसे बैठी जैसे घर उसी का हो। उसने इरा की तरफ देखकर कहा, क्या देख रही है? जूस लेकर आ। इरा अनजाने में पलटने लगी, क्योंकि बरसों तक उसने यही किया था। तभी युवान की मां की आवाज आई, इरा। इरा रुक गई। तुम कहीं नहीं जाओगी? फिर उन्होंने नौकर से कहा, रामू जूस लेकर आओ। रिया का चेहरा उतर गया। वह मुस्कुराकर बोली, आंटी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में इरा किसी की नौकरानी नहीं है। वह इस घर की बहू है। ड्राइंग रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया ने होंठ भींच लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पहली ही मुलाकात में उसका इस तरह जवाब देगा। लेकिन उसने भी मन ही मन ठान लिया, ठीक है, सीधे नहीं तो अब खेल घुमाकर खेलूंगी।
दूर खड़ी इरा की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके लिए इतने अधिकार से आवाज उठाई थी। और रिया समझ चुकी थी, राठौड़ मेंशन में अब उसे पहले जैसी डरी हुई इरा नहीं मिलने वाली।